उन बीचों हमारे ऊपर कई अटैक भी हुए थे, जिनको लग रहा था कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज की वजह से जिनके पेट पे लात पड़ रही थी, तो उन लोगों ने अटैक भी कराया था। जब मेरे ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगते हैं तो मुझे और मज़ा आता है और किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, अपने आप को मुझे लगता है कि मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और मेरा काम ही लोगों का जवाब होता है। लोगों के जो जंग सी छिड़ी है महिलाओं में, खासकर ये 8 मार्च के करीब बहुत ज़बरदस्त जंग छिड़ जाती है, महिला पुरुष कौन आगे कौन पीछे। देखिए, हम दोनों का आपस में ही कोई मुकाबला नहीं है, कभी नहीं है। जब हम दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर के एक सृष्टि को नया जीवन दे पाते हैं। हर साल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है और ऐसे महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई तरह के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे समाज में महिलाओं को माँ देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आए दिन खबरें आती रहती हैं कि महिलाओं के साथ बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं, ऑफिस से लेके बाहर तक, घर से लेके हर जगह उनके साथ अन्याय होते रहते हैं। आज ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करेंगे वर्षा वर्मा जी से, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको हम पहले इनके बारे में बता दें, कोरोना काल में इन्होंने अपने शक्ति और सशक्त होने का परिचय दिया था। ऐसी कुछ मुद्दों पे इनसे बात करेंगे, देखते हैं इनकी क्या राय है, ये महिलाओं को क्या मैसेज देती हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने फील्ड में उतर के इतने सारे काम किए हैं और ये भी रोज़ जैसे खबरें आती रहती हैं कि महिलाओं को बहुत सारे अन्याय और बहुत सारे चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आपने खुद को कैसे इस्टेब्लिश किया फील्ड में, और जो सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना काल में, तो आपने इसकी शुरुआत कैसे की? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम में वो बात होगी तो काम जब आपका बोलेगा तो किसी प्रूफ की किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रही बात कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे आपके चले आ रहे हैं, कोई ऐसा रिवाज चला आ रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि एक छोटे से बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव के पहल आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। हमें इस बात का इंतज़ार नहीं रहना चाहिए कि हमारा पड़ोसी ही उस बात को पहल करे। अगर आपको लग रहा है कि वो पहल ज़रूरी है, समाज के हित में है, तो वो पहल आपको कर लेनी चाहिए। ऐसी ही एक पहल हुई थी हमारी कोरोना के समय, जब लोग अपने घरों में बंद थे और जब लोगों को लग रहा था कि मतलब कोरोना का डर आपका ज़्यादा हो गया था और रिश्ते कहीं पीछे हट गए थे, तो उस समय एक पहल की ज़रूरत थी, उस समय एक बदलाव की ज़रूरत थी, उस समय एक हिम्मत दिखाने की ज़रूरत थी और वो हिम्मत दिखाने की बात थी। और मैंने किसी और का इंतज़ार ना करके मैंने खुद वो पहल की और मैंने कोशिश की कि ऐसे लोग जिनको परिवार भी छोड़ करके चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों का मैं कंधा बन पाऊँ, ऐसे लोगों को मैं मुखाग्नि दे पाऊँ जिनका कोई नहीं है। और ऐसे इसी तर्ज पे लगभग 5,500 लोगों को अब तक कोरोना के डेड बॉडीज़ को मिला करके और लावारिस शवों पे, चूँकि अभी हमारा तो पिछले 6.5 वर्षों से जो काम चल रहा है, तो 5,500 लावारिस शवों को अब तक मैं मुखाग्नि दे चुकी हूँ, अपना कंधा दे चुकी हूँ। मेरा बस ये इतना सा ये है कि जो भी व्यक्ति लावारिस रह करके एक बोझ तले जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अंत समय एटलीस्ट हमारे कंधे उनके साथ रहें, तो अंत समय उनका कम से कम ये बोझ के साथ वो ना विदाई ले पाए। तो बस एक छोटी सी कोशिश मैंने की थी। अच्छा, ये जो आपके अंदर आग जली, क्योंकि ये अंतिम संस्कार में तो औरतें लड़कियां जाती ही नहीं हैं, तो आपके अंदर कैसे आया कि आपको ये करना है? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि लड़कियां नहीं करती हैं जैसा कि समाज में माना जाता है, तो यही एक पहल मुझे करनी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब प्रकृति ने हमें ही ममतामयी ज़्यादा बनाया है, तो जब आप कोई भी परिवार में कोई भी दुर्घटना जो भी होती है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो एक मुझे मलाल सा लगता था कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं। महिलाएं बल्कि ज़्यादा अटैच्ड होती हैं रिश्तों में, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो मुझे ये हमेशा से लगता था। और दूसरा, चूँकि मैं चौक क्षेत्र की रहने वाली थी और मैंने अक्सर एक वो मंज़र देखा था जो मेरे जहन में बैठा हुआ था
कि अब तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ कर दी हैं, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, लेकिन वो आज से मान के चलिए लगभग 20 साल पहले का मुझे याद पड़ता है, जब मैं टीनेज में थी तो हम देखते थे कि मेडिकल कॉलेज, मॉर्चरी और गुल्लाला घाट, ये तीनों एक लाइन से हैं, आप मान के चलिए एक ही एरिया में पड़ते हैं। तो जब मेडिकल कॉलेज से कोई डेथ होती थी या लावारिश शव निकाला जाता था, वो मॉर्चरी जाता है, वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होता है, 72 घंटे का एक प्रोसेस होता है। अब वो मान लीजिए यहाँ मेडिकल कॉलेज से जब तक मॉर्चरी में आई डेड बॉडी तब तक भी ठीक था, लेकिन जब मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद में वो वाइट कफन में लपेटा जाता है और वाइट कफन में लपेट करके वो रिक्शे पे मैंने अक्सर वो डेड बॉडीज़ को देखा था, जिनका पैर भी लटकता रहता था और सर भी लटकता रहता था। फिर वो जाते थे गुल्लाला घाट में, उनका वहाँ पे क्रिमेशन होता है। वो चीज़ें ना दिमाग में हमारे निकल नहीं पाती थी और हज़ारों सवाल, ऐसे सैकड़ों सवाल वो छोड़ करके जाती थी, जिन सवालों ने मुझे कायदे से जीने नहीं दिया, मैं कह सकती हूँ। तो उन सवालों का हल ढूंढते ढूंढते उनमें इतना हम रम गए कि उन्हीं सेवाओं में फिर हम आगे बढ़ने लगे और ये क्रिमेशन पे जो लावारिश शव हैं इन पे हमारा काम होने लगा। आपको मतलब तभी लगा कि नहीं, अब जो है उठ के जो है इसका अब इसको करना चाहिए। एग्जैक्टली उस समय जो झकझोरा था, मुझे नहीं पता था कि फर्दर मैं क्या कर पाऊंगी इस बारे में, क्योंकि ये आउट ऑफ ट्रैक काम है और एक टीनेज वाला अगर बच्चा हो, खासकर एक लड़की अगर ये सोच रही है, तो उस समय मैंने ये तो नहीं सोचा था कि हाँ एग्जैक्टली अब हम ये कर ही के छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में यही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ जब बहुत आउट ऑफ वे जा करके झकझोरती है तो डेफिनेटली फिर वो आप बैठ नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट मैं नहीं बैठ पाई, वो चीज़ जो झकझोरी थी मैंने उसी को कंटिन्यू किया और धीरे धीरे ये सर्विसेज इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर रही हैं हमारी ये सर्विसेज। प्लस हमारे जो शव वाहन चलते हैं, हमारी जो एम्बुलेंस सर्विसेज चलती हैं। अब कितने आपके शव वाहन चलते हैं? हाँ, तब आपने एक से शायद शुरुआत की होगी। एक से एक गाड़ी से शुरुआत की थी और पब्लिक डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे 10 दिन के अंदर 5 गाड़ियाँ लगानी पड़ी थी, 5 ड्राइवर, 5 अटेंडेंट थे। फूड सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे थे, वाटर सर्विसेज जा रहे थे। उन बीचों हमारे ऊपर कई अटैक भी हुए थे, जिनको लग रहा था कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज की वजह से जिनके पेट पे लात पड़ रही थी, तो उन लोगों ने अटैक भी कराया था। हाँ बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था कि ये सब करने में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? आपको पता है कि फैमिली से या फिर बाहर से या फिर प्रोफेशनली बिल्कुल करना पड़ा होगा, तो आपको क्या दिक्कतें आई होंगी? सबसे पहले कि बीइंग अ फीमेल जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लोगों को लगता है कि अगर एक फ़ीमेल इस तरह का कुछ बहुत आउट ऑफ वे जा करके कर रही है तो उसको किसी तरह से कोई भी एलिगेशन लगा करके, किसी भी तरह का, कोई भी, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, कैरेक्टर पे भी हो सकता है, या उसको ये भी आभास कराया जाता है कि तुम्हें परिवार से मतलब नहीं रह गया, बकवास पंक्ति में तुम्हारा पूरा दिन जा रहा है। तो आपके पास बहुत सारी वो चीज़ें उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इन परिस्थितियों से लड़के, अगर आपको लगता है कि आपकी सेवाओं में या आपके काम में आप जो करने जा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है, परिवार का पूरा साथ है और प्रभु की ऑब्वियसली जब कृपा है तभी मैं आज इस मुकाम पे हूँ जो भी कर पा रही हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और हमें पता है चीज़ें, तो इन परिस्थितियों से लड़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर आपके पास बहुत कुछ लड़ने के लिए नहीं रह जाता। और मैंने पहले ही आपसे सबसे पहली लाइन मैंने कही थी, किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वही काफ़ी है, चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। अच्छा, इस काम में आपका सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? परिवार में आपके क्लोज परिवार में सभी लोग, क्योंकि कोई तो होगा जो उंगली उठा रहा होगा कि क्यों ऐसा कर रही हो। नहीं, परिवार में तो उंगली किसी ने नहीं उठाई, मेरे पूरे परिवार का साथ बहुत है। हाँ, लेकिन परिवार को भरने वाले बहुत सारे लोग थे। उन दिनों मुझे याद पड़ता है जब मेरा BBC पे और अन्य चैनल्स पे जब मेरा इंटरव्यू आ रहा था, या जो मेरी बैकुंठ धाम से जो क्लिपिंग्स हमारी जो वायरल हो रही थी, उसको लेकर के मुझे याद पड़ता है कि हमारे मम्मी पापा को या हमारे हस्बैंड को लोगों ने फ़ोन करके, ये सब बात बाद में पता चली। उन दिनों तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें बैठ के सुनूँ और एक्शन
एक्शन या रिएक्शन दूँ उस पर बैठ करके। लेकिन मुझे बाद में जब थोड़ा रिलैक्स हुए सर्विसेज के बाद में, तब मुझे पता चला कि किसी ने ये कहा कि जब तुम्हारा अच्छा, जब उनके हस्बैंड इतना अच्छा कमा रहे हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, तो यही सर्विसेज मिली है, इनको इसी समय फील्ड पे जाना है और ज़बरदस्ती का है और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं जब ये चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जब आपके ऊपर, खासकर मेरे ऊपर, मैं अपना बताती हूँ, मुझे नहीं पता लोगों का, जब मेरे ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगते हैं तो मुझे और मज़ा आता है और मज़ा आता है। और किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ अपने आप को मुझे लगता है कि मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे और दुगनी एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे मैं सर्विसेज में लग जाती हूँ। मेरा काम ही लोगों का जवाब होता है, लोगों के लिए लोगों के सवालों का जवाब मेरा काम ही होता है। तो आपने जैसे फील्ड पे भी काम किया, तो आपकी बेटी भी छोटी होगी, आपने कैसे मैनेज किया, मतलब इधर बाहर का काम, क्योंकि आप उस समय बहुत बिजी रहती होंगी, तो कैसे ये चीज़ें कैसे मैनेज किया? क्योंकि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बहुत जगह देखिए जब औरतें आगे आती हैं काम करने के लिए तो उन्हें मना कर दिया जाता है, आज भी मना किया जाता है। आपने कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज की? टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ होती है। टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है कि जीवन में किसी ने सीख लिया तो फिर वो लाइफ में आगे ही बढ़ता जाएगा। जिसकी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, चूँकि मेरी लाइफ डिसिप्लिन्ड है और मैनेज्ड है, मतलब मिसमैनेज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है हमारी लाइफ में। और चूँकि मैं अपने खुद की बॉस हूँ, मेरे ऊपर किसी का नहीं चलता है, मतलब अपने ऑफिस में या फील्ड पे जो भी करना है वो मुझे डिसाइड करना है। तो आज की जो सेवाएं हैं उनको एक दिन पहले अगर आप टाइम मैनेजमेंट में बैठा लेते हैं, मैं आपको बताऊं, जो आपने इतना प्यारा सा सवाल पूछा कि परिवार में आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, सामंजस्य बैठाने के लिए मैं बताऊं, आज भी चूँकि हमारे सेवाएं जो हैं 24/7 है। मेरे पास जो अटेंडम कॉल आती हैं कि कोई लेडी है वहाँ पे पड़ी है या कोई ऐसी रेप पीड़िता है जो वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू का हमारा बहुत बड़ा एक कार्य चलती है, निरंतर चलता है। हर पर दिन के हिसाब से, जो पर डे के हिसाब से हमारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमारे सेशन चलते हैं। बावजूद उसके मैंने आज तक अपने घर में कुक नहीं लगाई है और मेरा ये मानना है कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं एटलीस्ट अपनी बेटिया को और या अपने हस्बैंड, एक छोटी सी फैमिली है हमारी, तो हम लोग अपने हाथों से भोजन का ही हम उनको वो दे पाएँ। जब मेरी बहुत व्यस्तता होती है तो इसी एक्शन में हमारे हस्बैंड आ जाते हैं, तो ये एक सामंजस्य की बात है। यस डेफिनेटली। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी डेफिनेटली तभी चीज़ें हो पाती हैं और प्यार से हो पाती हैं और निरंतर हो पाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ औरतों पे ये सारा भार क्यों डालें, क्योंकि जो है उनको कहीं ना कहीं औरतों को सशक्त बनाने में मर्दों का भी हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, थोड़ा हाथ नहीं होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग महिलाएं होती हैं वो मर्द नहीं होते, ऐसा सच है? आपको क्या लगता है? देखिए, इस पे अगर हम लोग तर्क और वितर्क पर उतरेंगे तो बहुत लंबी बहस छिड़ेगी। और दूसरे में बताऊं, हम उनके बिना अधूरे हैं और वो हमारे बिना अधूरे हैं। इसमें तो कोई झगड़ा है ही नहीं, कौन आगे कौन पीछे। मैं बताऊं, फिजिकली मर्द ही एक आगे है, ऑब्वियस है, क्योंकि प्रकृति ने उसको वैसे ही रचा गढ़ा है। मेंटली, इमोशनली एक महिला ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमें प्रकृति ने ऐसे ही रचा गढ़ा है। ये मैसेज तो देना बनता ही आपका। और मेरा जो सबसे आखिरी जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आपका एक जो मैसेज है वो अगर आप देना चाहें तो क्या हो सकता है वो? जैसे महिलाएं, जैसे जो भी ओवरऑल अन्याय हो रही हैं या फिर फेमिनिज्म का गलत उपयोग हो रहा है, जो भी ओवरऑल क्या देंगे आप? ये जो फेमिनिज्म के नाम पे गलत उपयोग हो रहा है या महिलाएं जो कुछ भी हो रहा है, कोई सिनेरियो किसी से छुपा नहीं, ना आपसे, ना मुझसे, ना समाज से छुपा नहीं है। सिंपल एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं कि जब तक आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हम लोग, पता है, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, बहुत कुछ गवर्नमेंट हमें दे रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। पता एक्चुअली यू नो व्हाट, हम पता करना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली, ये भी बात है, बिल्कुल। हाँ, बहुत इसमें ही मज़ा आ रहा है। आप अपने बारे में पता है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको लगता है कि मुझे पढ़ने में रुझान है, मुझे जीवन में कुछ करना है, लेकिन आप 6 घंटे रील्स में दे देंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि लाओ आधा घंटा उन पॉलिसीज़ को देख लें। गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में इतनी पॉलिसीज़ दे रखी हैं, तो जाओ, जानो, ज्ञान में वृद्धि करो,
एकदम घुस जाओ इन सारी पॉलिसीज़ में और सारी पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाइए। आपको घर दे रही, सिलेंडर दे रही, राशन दे रही है, शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य दे रही, क्या चाहिए आपको? और आपसे आपका परिवार स्टेबल हो जाएगा, परिवार से समाज हो जाएगा, समाज से शहर हो जाएगा, शहर से पूरा देश हो जाएगा, देश से फिर पूरी दुनिया हो जाएगी। तो इससे बड़ी समाज सेवा क्या करेंगे आप? सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। और देखिए, कोई भी दुख, कोई भी अन्याय आपके साथ हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना चाहिए। अपने साथ हो रहे अन्याय का डंका पीटने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब कृष्ण जी नहीं आएंगे, आपको खुद उठना पड़ेगा। ये वीडियो खत्म करने से पहले वर्षा वर्मा जी के कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अपने आप को सशक्त किया है, तो उस पर एक नज़र डालेंगे।